Hello everybody, how are you? So again, welcome back to all of you in my mathematics class. So in 3 days ago, I had given you a questions to prove the corollary of basic proportionality theorem or Thales theorem. But some of the students were unable to understand what is the meaning of corollary. So how do they make the corollary of basic proportionality theorem? Okay. So in this session, I am going to teach you. I will try to make you understand what is the meaning of corollary. Okay, तो आज की क्लास में हम लोग corollary क्या है उस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं. ठीक है, चलिए. तो corollary को आपको समझने के पहले आपको समझना होगा axiom postulates क्या है. ठीक है, हालांकि ये आपका स्टैंडर्ड 9 का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. जैसे कि आप लोग यूक्लिड्स ज्योमेट्री, तो यूक्लिड ज्योमेट्री जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे एक्सियोम्स दिए थे और पोस्टुलेट्स दिए थे. ठीक है, एक्सियोम्स दिए थे और पोस्टुलेट्स दिए थे, और बाद में इसी एक्सियोम और पोस्टुलेट्स को लेकर के आगे थ्योरम्स वगैरह, प्रपोजिशंस और कॉरोलरी वगैरह बने. ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं. देखिए, सबसे पहले एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स क्या हैं. ठीक है, तो एक्सियोम और पोस्टुलेट सबसे पहले एक एजम्पशंस होते हैं. ठीक है, सो एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स बोथ आर एजम्पशंस व्हिच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ. तो एक्सियोम और पोस्टुलेट का मतलब होता है वैसा एजम्पशंस जो ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ हो. ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? वैसा यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब वैसा ट्रूथ होता है जो आज भी सच है, पहले भी सच था और आने वाला समय में भी सच रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से 2 + 2 = 4, तो ये जो 2 + 2 होता है ये क्या था? 4 होता है. ये पहले भी सच था, प्रेजेंटली भी सच है और आने वाला समय में भी क्या होगा? ये सच है. तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. ठीक है, तो ये होता है यूनिवर्सल ट्रूथ. तो एजम्पशन जो होगा ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ. ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कि जो ऑब्वियसली सही है, ऑब्वियसली सच है, और हम लोगों को इसको प्रूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है. तो जो यूनिवर्सली ऑब्वियस ट्रूथ है तो हम लोग उसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होता. जैसे कि मान लीजिए यदि आपको बोला जाए कि एक पॉइंट से कितने लाइन पास करेंगे. ठीक है, एक लाइन से कितने लाइन पास करेंगे, तो एक पॉइंट से कितने लाइन पास करेंगे? एक लाइन ऐसा पास करेगा, एक लाइन ऐसे पास करेगा, एक लाइन ऐसा पास करेगा, एक लाइन ऐसा पास करेगा. तो इस प्रकार से कितने लाइन पास करेंगे? तो इस तरीके से इनफाइनाइट लाइन पास करेंगे. ठीक है, तो किसी भी एक पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकता है? सो देयर आर इनफाइनाइट लाइन व्हिच कैन पास थ्रू ए वन पॉइंट, दैट इज थ्रू सिंगल पॉइंट. तो एक पॉइंट से कितने लाइन पास कर रहे हैं? देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट. तो ये जो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर रहे हैं, इसको हम लोग प्रूव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसको हम लोग प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली हम बता सकते हैं, प्रैक्टिकली इसको लोग समझ सकते हैं, समझा सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका एक तरह से ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया. वैसे ही देख लीजिए, मान लीजिए कि दो पैरेलल लाइन है, सपोज L और M, और मान लीजिए कि L और M दो पैरेलल लाइन है. तो किसी भी दो, मान लीजिए कि हम दो पैरेलल लाइन के बीच यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं, सपोज कीजिए AB. ठीक है, और मान लीजिए कि ये 5 मीटर है. तो वही दो पैरेलल लाइन के बीच में किसी दूसरे पॉइंट पे जब डिस्टेंस लेंगे CD, तो ये कितना होगा? ऑब्वियसली ये भी 5 मीटर ही होगा, है कि नहीं? और किसी दूसरे पॉइंट पे लोगे सपोज EF, तो ये कितना होगा? ऑब्वियस ये भी कितना होगा? ये भी 5 मीटर ही होगा. तो इसका मतलब ये हुआ
कि किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा फिक्स्ड होगा और हमेशा एक डिफिनिट ही होगा। और ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम लोग को प्रूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का जो एजम्पशंस होता है, जो ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ होता है और जिसको प्रूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली ही क्या है, ट्रूथ है, सही है। तो वैसा एजम्पशंस को ही एक्सियोम्स या पोस्टुलेट बोलते हैं। ठीक है, अब इस एक्सियोम्स और पोस्टुलेट का यूज कहाँ होता है? तो इस एक्सियोम्स और पोस्टुलेट का यूज हम लोग करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, जिसको कि हम लोग बाद में एज ए थ्योरम या कोरोलरी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं एक्सियोम और पोस्टुलेट को हम लोग जब एज ए डिफरेंट टर्म एज ए ट्रीट किए हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पोस्टुलेट जो होता है, पोस्टुलेट भी एक तरह का एक्सियोम ही होता है, लेकिन जब कुछ स्पेशल एक्सियोम का यूज जब हम लोग ज्योमेट्री में करते हैं तो उसी एक्सियोम्स को हम लोग बोलते हैं पोस्टुलेट बोलते हैं। और जबकि एक्सियोम जिसका कि हम लोग ज्योमेट्री में यूज नहीं करते हैं, ठीक है, इसका मतलब नहीं हुआ, ये नहीं हुआ कि इसका यूज नहीं होगा, कभी कभार हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सियोम जो ज्योमेट्री में यूज किया जाता है उस जो एक्सियोम्स को हम लोग पोस्टुलेट बोलते हैं। राइट, तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि एक्सियोम और पोस्टुलेट क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये है। अब कुछ एग्जाम जैसे कि यूक्लिड इन द स्टैंडर्ड 9 देयर आर सम एक्साम्स ऑफ यूक्लिड्स। फॉर एग्जांपल one of the exam is if two things are equals to another then they are also equal to one another। यदि मान लीजिए सपोज कि a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू 2 है, ठीक है, क्या वो देखिए a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर a और b दो डिफरेंट वैल्यू है, तो डिफरेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और a 2 के इक्वल है और b 2 के इक्वल है। ठीक है, a और b 2 के इक्वल, यहाँ पर a है, b है और 2 है, a भी 2 के इक्वल है और b भी 2 के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि a और b भी आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये भी क्या है, एक्सियोम है कि नहीं, ये होना ही है, ये ऑब्वियस है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी प्रकार से if equals are added or subtracted to equals then whole are also equal। for example सपोज कीजिए ये x इक्वल टू एक्स होगा, कोई भी थिंग्स खुद का इक्वल तो होता ही है, ठीक है, तो x के इक्वल हो गई। और मान लीजिए कि अब बोथ साइड आप क्या कर दिए, 2 से इधर भी इक्वल 2 ऐड कर दिए, इधर भी 2 ऐड कर दिया, मीन्स ये ऑलरेडी पहले से इक्वल है और आप दोनों में फिर से इक्वल ही ऐड कर रहे हो, तो जो होल मिलेगा वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, x + 2 विल बी इक्वल टू x + 2, राइट। सो दिस इज ओके, so this is all about axioms, okay, and I hope everybody understood it very well। okay, now come to theorem। so what is the meaning of theorem here? okay, तो थ्योरम का मीनिंग समझते हैं। देखिए थ्योरम क्या होता है, देखिए थ्योरम बेसिकली थ्योरम या प्रपोजिशन, ठीक है, देखिए थ्योरम एक प्रकार से स्टेटमेंट होता है जो कि किसी डेफिनेशन या एक्सियोम्स और जो प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट है, वैसा स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव्ड हो चुका है, उसको यूज करते हुए जो स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है उस स्टेटमेंट को हम लोग थ्योरम बोलते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, द थ्योरम्स आर स्टेटमेंट विच आर प्रूव्ड
जिसको प्रूव किया जाता है यूजिंग डेफिनेशंस, जो मैथमेटिकल जो डेफिनेशंस होते हैं, जो एक्सियोम्स है और जो प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट जो पहले से ही प्रूव्ड हो चुके हैं, तो उसको यूज करते हुए जो एक नया स्टेटमेंट प्रूव किया जाता है वो स्टेटमेंट को बोला जाता है थ्योरम बोला जाता है। समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रपोजिशंस, ओके। लेकिन जब इसका स्पेशल केस में यूज होता है तो हम लोग थ्योरम बोलते हैं जनरली। समझ में आ गया? तो ये आपका होता है थ्योरम। फॉर एग्जांपल पाइथागोरस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि, और ये पाइथागोरस थ्योरम है क्या? If there is right angle triangle, if this is hypotenuse, this is perpendicular, this is base, then hypotenuse of all square equal to perpendicular square plus b square। ये क्या है? This is a theorem। ये क्या है? एक थ्योरम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और इसी पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग मैथमेटिक्स में अलग अलग केस में हम लोग इसको यूज करते हैं। यह और पहले से ऑलरेडी प्रूव्ड है, और हम लोग इसी का हम लोग किसी और दूसरे थ्योरम हो गया को प्रूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब समझते हैं कोरोलरी का मतलब क्या होता है। देखिए, कोरोलरी का मतलब होता है, ये भी एक स्टेटमेंट ही होता है जिसको हम लोग इजीली प्रूव कर सकते हैं यूजिंग थ्योरम, एंड वंस कैन बी यूज्ड एज रीजनिंग इन प्रूफ्स, ठीक है। तो मेनली कोरोलरी भी एक स्टेटमेंट होता है जो थ्योरम का यूज करते हुए प्रूव किया जाता है, और एक बार प्रूव हो जाने के बाद इसको हम लोग रीजनेबली हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट इज द एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम और कोरोलरी। तो आपको समझ में आ गया? ओके देन, गुड। चलिए, अब हम लोग कोरोलरी ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। सो इन अ ट्राइंगल ABC, देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी या थेल्स थ्योरम में हम लोग ये देखे थे कि यदि किसी ट्राइंगल में सपोज AB ट्राइंगल है ABC, और इसमें कोई एक लाइन लेते हैं DE, और वो इस ट्राइंगल किसी साइड के पैरेलल हो जाता है, सपोज DE पैरेलल टू BC। तो इस केस में हम लोग ये पढ़े थे कि ये जो D जो AB और AC को AD बाई DB और AE बाई इसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। ये रेशियो प्रोपोर्शनल मीन्स AD बाई DB AE अपॉन EC। ये हम लोग थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से जान चुके हैं, ठीक है। तो इसी थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग और एक न्यू स्टेटमेंट को क्या करेंगे? प्रूव करेंगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कोरोलरी, ओके। So if in a triangle ABC, if a line DE parallel to BC intersects AB at point D and AC at point E, then तो पहला कोरोलरी ये होगा AB by AD is equal to AC by AE। पहला कोरोलरी ये होगा, and the second corollary is AB by DB is equal to AC by EC। चलिए मैं इसको प्रूव भी कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आइए फर्स्ट कोरोलरी से। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, आप किसी से भी बोल सकते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? इफ D पैरेलल टू BC देन AD बाई DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से प्रूव कर चुके हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं AD बाई DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, राइट। चलिए अब देखिए क्या करेंगे। अब मान लीजिए कि हम लोग इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो क्या होगा? तो ये होल टर्म जब पहले से इक्वल है तो इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा। तो
इसका रेसिप्रोकल लीजिए, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसी बाई ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यही होगा। ठीक है, अब चलिए अब देखिए क्या करेंगे। ये अभी ये पहले इक्वल था, अब भी इक्वल है। अब मान लीजिए वी नो इफ x इक्वल टू एक्स, देन दोनों में इक्वल हम लोग ऐड करेंगे तो भी होल टर्म क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इसी एग्जाम का यहाँ पर यूज होगा। सपोज कीजिए दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस, ओके। अब मान लीजिए बोथ साइड हम लोग +1 ऐड करेंगे तो भी होल क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा, कि दोनों साइड हम लोग एक ही इक्वल ही ऐड कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा dB + AD बाई AD इज इक्वल टू AC। प्लस ये हो जाएगा AE अपॉन AE हो जाएगा, राइट। सो अप टू दिस एवरीबॉडी अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए dB + AD, तो दिस इज योर dB and this is AD. तो AD + dB you will get AB. So in place of this we can write directly AB because dB + AD will give you AB and denominator is AD is equal to AC + AE. This is AC and this is AE. So AE + EC will give AC. So we can write AC and denominator is AE. सो दिस इज द फर्स्ट कोरोलरी, ये आपका फर्स्ट कोरोलरी है। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट कोरोलरी है इसको हम बेसिक परपोसिटी थ्योरम, जो कि एक थ्योरम से ही हम लोग इसको प्रूव किए हैं। तो ये आपका हो गया कोरोलरी, और ये कोरोलरी को आपको याद रखना है क्योंकि इसका नेक्स्ट कॉलम में इसका यूज होगा। ठीक है, नाउ कम टू सेकेंड कोरोलरी विच इज AB by DB एंड AC by AC। तो फिर से हम लोग आते हैं बाय बेसिक परपोसिटी थ्योरम, बाय बेसिक परपोसिटी थ्योरम व्हाट, अगेन AD by DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AD by DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दोनों पहले से इक्वल है दोनों टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म। सो AD by DB एंड AE by AC। अब सपोज के दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए, इधर भी 1 इधर भी ऐड कर दीजिए, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों फिर से इक्वली हो जाएगा। नाउ ऑन फर्दर सॉल्विंग AD प्लस इट विल बिकम AD + DB एंड द डिनोमिनेटर दिस इज DB इज इक्वल टू इट विल बिकम AE + EC by AC, right? And AD + DB, again AD + DB, it will give AB and the denominator this is DB is equal to AE + EC, AE + EC, it will give AC and here EC, so write EC. सो दिस इज दी सेकेंड कोरोलरी। और देखिए सेकेंड कोरोलरी को हम लोग प्रूव किए, फिर से बेसिक परपोसिटी थ्योरम का ही यूज करते हुए हम लोग सेकेंड कोरोलरी को यूज किए। तो दीज आर द टू कोरोलरी ऑफ बेसिक परपोसिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, एंड यू मस्ट रिमेंबर बोथ द कोरोलरी, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी विल यूज दिस कोरोलरी to solve the further problems. Okay then thank you.